हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर के 5 लगातार क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पाथ फाइंडर के ये जो पांचों क्वेश्चन हैं, यदि आप इम्पल्स एंड मोमेंटम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का बेसिक पॉइंट्स जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। A box of mass 4 kg placed on horizontal floor is acted upon by a horizontal force F that varies with time as shown in the figure. If coefficient of static and kinetic friction are 0.25, static और kinetic दोनों ही का coefficient 0.25 दिया हुआ है, on which of the following conclusion can you arrive? सबसे पहली बात कि जब फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, देखिए फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, कुछ ऐसा है ना, ये फोर्स ये टाइम, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है, जो बॉक्स है जिसका कि मास 4 kg है, वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। ये ब्लॉक हो गया जिसका कि मास 4 kg हो गया, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है। इस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू एम जी के बराबर। म्यू का वैल्यू 0.25 है, 1/4, मास 4 है 10, मीन्स 10 न्यूटन। मीन्स आप यदि 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स रखते हो देन दिस ब्लॉक स्टार्ट टू स्लाइड ऑन दिस रफ सरफेस। ओके, तो सबसे पहली बात कि आपको 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स रखना होगा। तो ये 4 सेकेंड है और ये दिया हुआ है 20 न्यूटन। इसका मतलब है कोई 2 सेकेंड पे ये 10 न्यूटन होगा ना, 2 सेकेंड पे 10 न्यूटन होगा। तो 2 सेकेंड के बाद ये एक्सेलरेट होना शुरू करेगा, क्योंकि 2 सेकेंड के बाद जो अप्लाइड फोर्स है वो 10 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण से आप कह सकते हैं कि इसका जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद आप इसके बी ऑप्शन में चलते हैं। देखिए, चेक करते हैं इसको। द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉक्स इज 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए इस पे इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में, इसके एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में जब तक फोर्स लगता रहेगा तब तक ये एक्सेलरेट करता रहेगा, है ना। मीन्स जब तक फोर्स का वैल्यू, ठीक है, फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, तब तक ये एक्सेलरेट करते रहेगा। इसके बाद जब फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसमें रिटार्डेशन आएगा। मीन्स इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और जब फ्रिक्शन का वैल्यू बड़ा हो जाएगा फोर्स से, अप्लाइड फोर्स से, तो फिर इसमें रिटार्डेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ लें रिटार्डेशन कब आएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि 10 न्यूटन के बाद, ये 6 सेकेंड के बाद इसमें रिटार्डेशन आने लगेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू एक्सीड कर जाएगा। तो आफ्टर 6 सेकेंड इसका वेलोसिटी घटने लगेगा। मीन्स एट 6 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल बी मैक्सिमम। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल बी मैक्सिमम। आप ये भी समझ सकते हैं कि इक्वेशन जो बनेगा इसमें फोर्स माइनस फ्रिक्शन दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन बनेगा। ठीक है, तो जब तक ये एक्सेलरेट करता रहेगा तब तक इसका वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। जब फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा अप्लाइड फोर्स से, तब इसमें रिटार्डेशन आने लगेगा। ठीक है, तो ये 6 सेकेंड पे ऐसा होगा। और कहा जा रहा है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉक्स इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको चेक करना होगा कि 6 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है। ठीक है, तो 6 सेकेंड पे जो इसका वेलोसिटी होगा, तो देखिए यही ये एरिया ट्रेवल किया है। 10 न्यूटन से पहले वाला ये वाला जो एरिया है, इसमें फोर्स और फ्रिक्शन दोनों बराबर था। मीन्स आपको ये वाला ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए और यही इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा। मैक्सिमम मतलब टोटल इम्पल्स इसको प्रोवाइड हो जाएगा, और जब उसको मास से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकल जाएगा। इस पॉइंट को समझिए कैसे कर रहे हैं हम। देखिए 10 न्यूटन तो हर समय लग ही रहा है। मान लेते हैं इस पर 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 15 न्यूटन। ठीक है, तो 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन में 10 न्यूटन चला गया, बच गया 5 न्यूटन। इसका मतलब यही फोर्स काम कर रहा है, इतना ये जो रेंज है यही फोर्स काम कर रहा है।
तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यही इम्पल्स इसको प्रोवाइड करे हो मिलेगा इसको कहाँ से कहाँ तक में, 2 से 6 सेकेंड तक में। तो ये एरिया का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, हाफ बेस का वैल्यू कितना हो गया 2 से 6 तक 4, और इसका हाइट कितना हो गया 10, तो इंटू 10, तो ये कितने के बराबर आ गया 20। तो एरिया आ गया 20। ये क्या मिल गया, इम्पल्स। फोर्स और टाइम ग्राफ का जो एरिया ये इम्पल्स मिल देता है, तो इसका जो इम्पल्स है, इस पे लगने वाला जो इम्पल्स है ये 20 हो गया। ठीक है, मीन्स मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू 20, तो वेलोसिटी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब है इसका मैक्सिमम वेलोसिटी जो 6 सेकेंड पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके सी ऑप्शन पे चलते हैं। इसके सी ऑप्शन पे चलते हैं, देख लेते हैं कितना क्या आता है। देखिएगा, सी ऑप्शन में कहा जा रहा है द बॉक्स स्टॉप एट द इंस्टेंट ऑफ 9 सेकेंड। 9 सेकेंड पे ये रुक जाना चाहिए। तो ये जो ग्राफ जो बन रहा है, ठीक है, ये फोर्स यहीं तक लग रहा है, तो ये हो गया 8 सेकेंड, 8 सेकेंड तक लग गया, ये 20 न्यूटन फोर्स लगा। ओके, तो देख लेते हैं कि 8 सेकेंड तक में इसको क्या इम्पल्स मिला। यही एरिया आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद तो ये चलना ही शुरू किया है, मीन्स आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है, यही इसको इम्पल्स मिला है। ठीक है, तो ये अप्लाइड फोर्स के द्वारा इम्पल्स है। ये जब एरिया आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये अप्लाइड फोर्स के द्वारा इम्पल्स है। फ्रिक्शन कांस्टेंट है, तो फ्रिक्शन के द्वारा इम्पल्स क्या होगा, डेल्टा पी का जो वैल्यू होगा फोर्स इंटू टाइम, या आप इसको कह सकते हैं फोर्स इंटू टाइम एफ डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फ्रिक्शन डी टी का इंटीग्रेशन, यही इसको इम्पल्स मिलेगा। तो अप्लाइड फोर्स का इम्पल्स कितने के बराबर हो जाएगा, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा आपको। तो इसका एरिया कैसे निकालिएगा, ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसे बना दीजिए। तो एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल। तो इसका एरिया आपने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 20। ये कितना आ जाएगा, ये है 10, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 10 है, ये 10 है, और ये है 2, ये है 6, ये 4 है, मीन्स प्लस 40। ठीक है, और फिर ये एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये 10 और ये 2, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, हाफ 10 इंटू 2, ये एरिया निकल गया। ठीक है, फिर माइनस फ्रिक्शन तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट ही है, फ्रिक्शन तो कांस्टेंट ही लग रहा है ना, फ्रिक्शन तो चेंज करेगा नहीं। ठीक है, तो फ्रिक्शन जब चेंज नहीं करेगा तो ये एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 से 8 तक कितना टाइम ड्यूरेशन हो गया, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड मीन्स 6 इंटू फ्रिक्शन का वैल्यू, फ्रिक्शन कितना लग रहा है भाई, म्यू एम जी, और म्यू एम जी का वैल्यू कितने के बराबर आया था, 10 के बराबर। म्यू का वैल्यू 1/4, मास 4 और जी का वैल्यू 10, तो ये हो गया। तो टोटल इम्पल्स इसको कितना मिल गया, 60 से 60 कट गया, टोटल जो इम्पल्स मिल गया इसको, ये मिल गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। मीन्स 8 सेकेंड पर जो इसका वेलोसिटी होगा, इसका मोमेंटम होगा 10 kg मीटर पर सेकेंड होगा। तो अगले 1 सेकेंड में जाकर रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि अगले नेक्स्ट इसका जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर है, जो कि अब कांस्टेंट रहेगा। तो 1 सेकेंड में फ्रिक्शन इसको ये मोमेंटम प्रोवाइड कर देगा, है ना। अगले 1 सेकेंड में 8 सेकेंड पे इसके पास ये इम्पल्स होगा। ठीक है, और अगले 8 से 9 सेकेंड में, 8 सेकेंड टू 9 सेकेंड जो इम्पल्स प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल्स टू ये कितने के बराबर होगा, फ्रिक्शन इंटू टाइम। ठीक है, तो डेल्टा पी का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू 10 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, क्योंकि डेल्टा पी यही ना 10 kg मीटर पर सेकेंड प्रोवाइड करना है। तो ये 1 सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब 9 सेकेंड में ये जो सिस्टम है ये रेस्ट में आ जाएगा। इससे पता चल रहा है कि इसका सी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। ओके, अब डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए, मॉडुलस ऑफ एवरेज पावर ऑफ द फोर्स एफ इज मोर देन दैट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, अप्लाइड फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में इसका ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, मीन्स फोर्स इंटू वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, फ्रिक्शन के केस में निगेटिव होगा। इस कारण से आप कह सकते हैं कि पावर जो होगा अप्लाइड फोर्स के द्वारा वो ज़्यादा होगा।
ओके, तो मॉडुलस ऑफ एवरेज पावर ऑफ फोर्स एफ इज मोर देन दैट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। इसका मोशन भी एवरेज वेलोसिटी भी आप कैलकुलेट कीजिएगा तो किस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में, है ना। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन और फोर्स में, फोर्स के द्वारा अप्लाइड पावर जो है वो ज़्यादा होगा। एक और पॉइंट देख सकते हैं, जब वो 8 सेकेंड पे इसका फोर्स लगना बंद हो चुका है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट फोर्स के ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है, तो वो कम समय में ज़्यादा पावर प्रोवाइड किया है ये अप्लाइड फोर्स। ओके, तो मॉडुलस की यदि बात करेंगे तो अप्लाइड फोर्स के द्वारा अप्लाइड प्रोवाइडेड पावर जो है वो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू फ्रिक्शन के द्वारा जो पावर प्रोवाइड किया गया है उससे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है। अ माउंटेन क्लाइंबर इज स्लाइडिंग डाउन अ वर्टिकल रोप, हर टोटल मास इंक्लूडिंग इक्विपमेंट इज 65 kg। इक्विपमेंट के साथ जो इसका टोटल मास है वो 65 kg है। बाय एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द रोप सी कंट्रोल द फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट ऑन हर। फॉर अ 2 second interval, this force T is shown as the function of time in the given graph. What is the change in her speed of this interval? Okay, तो आप इम्पल्स कैलकुलेट करके टाइम मास से डिवाइड कर दो, आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। एज्यूम एक्सेलेरेशन ऑफ फ्री फॉल टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेग्लेक्ट एयर रेसिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए इसका जो ग्राफ जो है ये कुछ इस तरह का दिया हुआ है, टेंशन का ग्राफ है। ये टेंशन है, ये 2 सेकेंड है, ये 0.2 सेकेंड है, ये 325 है, 325 न्यूटन में होगा और ये 650 न्यूटन है। ठीक है, ये टेंशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आदमी यदि स्लाइड करेगा तो ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे mg लगेगा और इसका एक्सेलेरेशन a हो रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। ये टेंशन का इक्वेशन है। यदि आप इसको, इसका मास, टोटल मास 65 kg है तो टोटल वेट इसका 650 न्यूटन हो जाएगा। ओके, तो इसके एक्सेलरेशन का यदि इक्वेशन बनाओ, मास इंटू एक्सेलरेशन का यदि इक्वेशन बनाओ टाइम के साथ, तो इसको क्या है 650 में घटाना होगा, डिक्रीज सब्ट्रैक्ट करना होगा। 650 ये होगा 650 के बराबर, माइनस टी इक्वल्स टू ma हो जाएगा ना। तो ये 650 में से घटाओगे तो ये टेंशन का हो गया। यदि आप मास इंटू एक्सेलरेशन का ग्राफ, ये वाला जो पॉइंट है 650 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब 325 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, है ना। ये हो गया 0.25। इस ग्राफ को आप थोड़ा इंटरचेंज कर लो, इसमें टेंशन का ग्राफ दिया हुआ था, मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन का ग्राफ बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 0.2 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया और ये कितने के बराबर हो गया, 325 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ से इम्पल्स बहुत आसानी से निकल सकता है। इसका एरिया निकाल लीजिए, तो एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट 325। तो ये हो गया डेल्टा फी का वैल्यू 325। ये चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू है, तो आप यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 325 बाई मास, 325 बाई 65। तो ये कट कर दीजिए, ये 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर। और इस तरीके से ये क्वेश्चन बन चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए।
क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए, अ बॉय ऑफ मास 50 kg इज स्टैंडिंग एट वन एंड ऑफ 9 मीटर लॉन्ग बोट ऑफ मास 100 kg दैट इज फ्लोटिंग मोशनलेस ऑन काम लेक। द मैन वॉक टू अदर एंड ऑफ द बोट एंड स्टॉप देयर। मीन्स आदमी रेस्ट से स्टार्ट होकर रेस्ट पे चला गया है, ठीक है ना। The boat also move and finally stop due to their water resistance. If force of water resistance is proportional to the velocity of the boat relative to the water, what is the magnitude of net displacement S of the boat? Okay, तो सबसे पहले बात आपको समझना होगा, ये बोट है, इस पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा था और फिर बाद में ये जो आदमी है वो यहाँ पे चला गया। ओके, तो ये इनिशियली रेस्ट में था, ये इनिशियली रेस्ट में होगा, फाइनली भी ये रेस्ट में हो गया, ये भी फाइनली रेस्ट में हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए, वाटर के द्वारा, ये वाटर है, ठीक है, वाटर के द्वारा जो रेसिस्टेंस फोर्स है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मीन्स ये माइनस kv के बराबर होगा, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। मीन्स यदि ये इस तरफ मूव करे तो फोर्स इस पे इस तरफ लगेगा, और यदि ये इस तरफ मूव करे तो फोर्स इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कुछ ऐसा होगा। रेसिस्टेंस फोर्स है ये, कि जिधर भी मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब एक पॉइंट समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं, यही एक नेट फोर्स, यही फोर्स इस सिस्टम पे लग ही रहा है और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो गया माइनस kv। ओके, मास इसको लिख सकते हैं dv/dt दैट इज इक्वल्स टू माइनस kv, कुछ ऐसा हो जाएगा। दोनों तरफ ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो m ds/dt को v लिख सकते हैं, v dv दैट इज इक्वल्स टू माइनस kv ds, v से v कैंसिल आउट हो गया, m dv इक्वल्स टू हो गया माइनस k ds, ये हो गया। ये जो प्लैंक है ये रेस्ट से स्टार्ट होकर रेस्ट में चला गया है। इसका मतलब है यदि आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो 0 to 0 इंटीग्रेट करना होगा और यहाँ पे 0 to s इंटीग्रेट करना होगा। ओके, तो 0 to 0 इंटीग्रेट कीजिएगा तो माइनस ks का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, s का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। मीन्स ये जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे फाइनली लौट आएगा, ये जो प्लैंक है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is sliding on frictionless horizontal floor with a velocity 5 meter per second due east. It is subjected to a variable net force of 10 second for 10 second, resulting in the impulse of 6 Newton second in north and 18 Newton second in west direction. What is the total work done by this force? तो वर्क डन जो होता है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। नेट वर्क डन कितने के बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था ये था हाफ मास इंटू वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 25 जूल। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और जब इस पे 6 न्यूटन सेकेंड और 18 न्यूटन सेकेंड फोर्स लग गया तो फिर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ब्लॉक है, ओके, जिस पे 10 सेकेंड पे फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है। इस पे कितना फोर्स लग गया? 6 न्यूटन सेकेंड लग गया। ये लग गया 6 न्यूटन सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में। और इस पे वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा 18 न्यूटन सेकेंड, 18 न्यूटन सेकेंड लगा। इनिशियली इसका इस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम था, तो इसका मोमेंटम इस तरफ कितने के बराबर था? इसका मोमेंटम था, मास था 2, वेलोसिटी था 5, मीन्स 10 न्यूटन सेकेंड इसका इनिशियल मोमेंटम था, ठीक है ना। और ये इम्पल्स इसको मिल गया, मीन्स फाइनल फिगर जो बनेगा, फाइनल फिगर बनेगा 6 न्यूटन सेकेंड इसका इस तरफ का मोमेंटम होगा,
नॉर्थ डायरेक्शन का, और फाइनली ये वेस्ट डायरेक्शन में जाने लगेगा कितने मोमेंटम के साथ, 8 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम के साथ। ओके यदि आप इसके वेलोसिटी की बात करें तो ये मास से डिवाइड कीजिए तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा होगा, 3 मीटर पर सेकेंड से, सॉरी मास 2 kg है तो 3 मीटर पर सेकेंड से ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा होगा, 4 मीटर पर सेकेंड से ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा। इसका मतलब है इसका जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी भी इन दोनों का स्क्वायर का सम मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर ही होगा, सीधा लिख देते हैं। इससे साफ पता चल रहा है यदि आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो हाफ मास इंटू वी स्क्वायर that is equals to 25 joule means change in kinetic energy will be equals to 0, means there is no change in kinetic energy of this block due to this applied impulse। तो इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप कह सकते हैं कि नेट वर्क डन 0 के बराबर होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, एस्ट्रोनॉट लीव हिज स्पेसशिप फॉर सम एक्सपेरिमेंट एंड फ्लोट फ्रीली इन स्पेस एट रेस्ट रिलेटिव टू हिज स्पेसशिप। एक एस्ट्रोनॉट है जो एक स्पेसशिप में है, वो बाहर चला जाता है कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। हिज फ्रेंड इन द स्पेसशिप इग्नाइट द रॉकेट इंस्टॉल ऑन द स्पेसशिप फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। उसका जो फ्रेंड है एक, उसके अंदर है उस स्पेसशिप के अंदर है, जो कि एक रॉकेट को इंस्टॉल करता है, इग्नाइट करता है, और फिर इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो जो बाहर स्पेसशिप के बाहर जो उसका फ्रेंड गया हुआ है वो ऑब्जर्व करता है। समझिएगा इस बात में, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एक स्पेसशिप में 2 आदमी था, एक आदमी उस स्पेसशिप से बाहर गया है और रेस्ट में, स्पेस के अंदर कहीं पे रेस्ट में, ग्रेविटी फ्री स्पेस में है वो, ठीक है। अब दूसरा तो उस स्पेसशिप में ही है और वो स्पेसशिप में एक रॉकेट को इंस्टॉल करता है और उसको प्रोजेक्ट करता है वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना। अब इसके कारण जो कंक्लूजन निकालना है, क्या होता है, which of the following observation can you make relative to the reference frame moving together with the astronaut outside the spaceship। अब जो आउटसाइड है स्पेसशिप से जो एस्ट्रोनॉट, वो क्या ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करेगा, इसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। द स्पेसशिप हैज लेसर काइनेटिक एनर्जी देन द इजेक्टेड मास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये स्पेसशिप है और इससे एक रॉकेट को इंस्टॉल किया गया, तो गैस इस तरफ मान लेते हैं छोड़ा जाता है, ठीक है ना, गैस इस तरफ छोड़ा जाता है, तो इससे जो गैस निकला होगा इसका तो मास बहुत कम होगा, गैस के पार्टिकल का मास बहुत कम होगा, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो मोमेंटम होगा और इसका जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा। मान लेते हैं गैस जो इजेक्ट हुआ है उसका मास स्मॉल m है और इस रॉकेट का मास कैपिटल M है, ठीक है। तो इसका मास यदि हम V1 लिख दें और इसका मास V2 लिख दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv1 माइनस कैपिटल mv2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी 0 एंड डायरेक्शन ऑफ projection of gas and velocity of rocket both will be in opposite direction, so you can say that mv1 minus mv2 equals to 0। okay, तो mv1 equals to mv2 आ गया, ऐसा कुछ होगा। ये कैसे आया है, p1 माइनस p2 दैट इज इक्वल्स टू 0, p इनिशियल ये p फाइनल है ना। तो इस रूल से आया है, मोमेंटम कंजर्वेशन से ऐसा आया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मोमेंटम सेम है, मोमेंटम दोनों का सेम है, इसको p लिख दें तो काइनेटिक एनर्जी जो स्पेसशिप का होगा दैट इज इक्वल्स टू 1/2 pa स्क्वायर बाई मास, और मास चूँकि ज़्यादा है किसका, रॉकेट का, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा कम होगा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस शुड बी लार्जर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पेसशिप, ठीक है। गैस का काइनेटिक एनर्जी
ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका मास कम है और डिनोमिनेटर में मास है, मोमेंटम दोनों सेम है, ठीक है। तो स्पेसशिप हैज लेसर काइनेटिक एनर्जी देन द इजेक्टेड गैस, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। द स्पेसशिप एंड द इजेक्टेड गैस हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, गलत है। द स्पेसशिप हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, ये भी गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटा ऑफ स्पेसशिप एंड इजेक्टेड गैस आर इक्वल, तो डी भी सही है। तो ए और डी दो सही है, मोमेंटम कंजर्व होगा यहाँ पे, बिकॉज देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन द सिस्टम ऑफ गैस एंड दिस स्पेसशिप। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू।